हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और क्लास, और इस क्लास के अंदर 35% है दोस्तों। कितने परसेंट है दोस्तों? 35% है। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है सारे, ठीक है। मतलब कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये क्लास हल्की सी आपको टफ लग सकती है क्योंकि ऑप्शन इसमें इंग्लिश में भी हैं, और क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना हल्की सी बड़ी नजर आ रही होगी आपको। तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आराम से पूरी क्लास देखनी है, हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं ऐसे, और आप उनको गलत करके आते हो, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है इतना बड़ा प्रश्न कैसे पढ़ लूंगा मैं, है ना। तो गलत नहीं करना, आराम से पढ़ना है दोस्तों, और आराम से क्लास देखनी है दोस्तों आपको। और एंड में बताना मुझे आपके 35 में से कितने परसेंट सही हुए इस क्लास के, ठीक है। 35% की क्लास है, और इस 35 में से आपके कितने परसेंट सही हुए मुझे एंड में बताओगे आप, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में। किसमें दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम में यदि उपयोगकर्ता बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहता है। ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में यदि उपयोगकर्ता बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रकार सबसे उपयुक्त मानी जाती है? क्योंकि यह नॉन वोलेटाइल होती है और सिस्टम बंद होने पर भी डेटा नहीं मिटता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि अगर मान लो आप कोई डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हो, मैं 1 साल 2 साल 3 साल तक मेरा डेटा सुरक्षित रहे, ठीक है। जैसे मान लो एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है। ऐसे मानो कि एक मेमोरी कार्ड है, उसमें आपकी फोटोज रखी हुई हैं, तो आप चाहते हो कि 2-3 साल तक चले। कितने साल तक? 2-3 साल तक चले, उससे भी ज्यादा चले दोस्तों, मतलब लंबे समय तक चले। तो कौन सी मेमोरी यहाँ पे उपयुक्त होगी? रैम होगी, कैश होगी, हार्ड डिस्क या एसएसडी होगी, या रजिस्टर होगी? जल्दी से बताइएगा मुझे कौन सी यहाँ पे बेस्ट रहेगी और कौन सा यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको एक तरीके से क्लास में पूरा फोकस रहेगा और आपको मजा भी आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको लंबे समय तक चाहिए ना, तो या तो आपको हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी या एसएसडी लेनी पड़ेगी, ठीक है। हार्ड डिस्क और एसएसडी यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क और एसएसडी। दोस्तों यहाँ पे बात करें रैम की, कैश की और रजिस्टर की, ये अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है जो कुछ समय के लिए डाटा रखती है, जबकि हार्ड डिस्क और एसएसडी लॉन्ग समय तक डाटा रखती है, लंबे समय तक डाटा रखती है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, आप फालतू में घबरा रहे थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर इसका एकदम शॉर्ट है दोस्तों, मजा आएगा क्लास में, देखते रहिएगा अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करते समय यदि उपयोगकर्ता किसी फोल्डर को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जैसे साइज, टाइप, डेट, मॉडिफाइड आदि एक साथ देखना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त रहेगा? विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करते समय यदि उपयोगकर्ता किसी फोल्डर की डिटेल इंफॉर्मेशन, साइज, डेट, मॉडिफाइड आदि एक साथ देखना चाहता है तो कौन सा व्यू उपयुक्त रहेगा? मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को। आप चाहते हो कि मान लो आप फाइल एक्सप्लोरर में गए और वहां पे आपने एक फोल्डर देखा। क्या देखा दोस्तों? एक फोल्डर देखा, और उस फोल्डर का आप एक साथ में साइज देखना चाहते हैं, साइज मतलब कितना बड़ा है, टाइप कौन सा है भाई, कौन से टाइप की यहाँ पे फाइल भरी हुई है इसमें, और ये कब बनाया गया था, मतलब कब बनाया गया था, डेट मॉडिफाइड मतलब कब बनाया गया था, ये सब एक साथ देखना चाहते हैं तो किस व्यू का आप उपयोग करेंगे? लार्ज व्यू का, डिटेल व्यू का, टाइटल व्यू का, या एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स का? ये आपने किया होगा जब आपने कंप्यूटर चलाया होगा, तो ये फोल्डर होते हैं उनको बड़े भी किए होंगे, छोटे भी किए होंगे आपने। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे उपयुक्त होगा? अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि फोल्डर की साइज, फोल्डर का मतलब कब बनाया था, वो डेट और टाइप देखना एक साथ देखना चाहते हैं हम, तो कौन सा व्यू यहाँ पे उपयुक्त रहेगा? तो दोस्तों वो रहेगा डिटेल्स व्यू। कौन सा रहेगा भाई? डिटेल्स व्यू अगर आप ऑन करते हो तो एक तरीके से साइज मतलब कितने एमबी का है, दूसरी बात कब बनाया गया था, और टाइप कौन सा है, सब कुछ आपको मालूम लग जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न भी आपको बड़ा तो लगा होगा लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिसके दोनों प्रश्न एकदम सही है मैं मानूंगा उसकी तैयारी एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। किसी स्थिति में या सॉरी किस स्थिति में कंप्यूटर को वारम बूटिंग माना जाता है? किस स्थिति में कंप्यूटर को वारम बूटिंग माना जाता है बताइए दोस्तों। डायरेक्ट पावर ऑफ फ्रॉम स्विच, सिस्टम क्रैश ड्यू टू वायरस, रीस्टार्टिंग यूजिंग कंट्रोल अल्ट डिलीट, बायोस फेलियर। देखो
एक तरीके से बूटिंग होता है दोस्तों। बूटिंग क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा, अगर बूटिंग भी आ सकता है तुम्हारे। बूटिंग होता है दोस्तों कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना या चालू करना, एक तरीके से बूटिंग कहलाता है। रिस्टार्ट करना या चालू करना बूटिंग कहलाता है। तो अगर मान लो आप रिस्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो दोस्तों, रिस्टार्ट कर रहे हो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों वार्म बूटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, वार्म बूटिंग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे। भाई डायरेक्ट पावर ऑफ करना स्विच से, ये भी नहीं होगा। सिस्टम क्रैश हो जाता है वायरस से, तो नहीं होगा भाई। और बायोस फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रीस्टार्टिंग यूजिंग कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ठीक है। उम्मीद करता हूं तीसरे में सी ऑप्शन आएगा और आप समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की लेंथ देख करके घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। कई बच्चे जो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाह रहे, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पढ़ूं मैं, और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, आपको लेंथ बहुत लंबी लंबी मिल सकती है क्वेश्चनों की, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि किस प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसी होती है जो मोबाइल नेटवर्क टावरों के माध्यम से वायरलेस तरीके से इंटरनेट उपलब्ध कराती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से उपयोग की जाती है। समझ में आया आपको। किस प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसी होती है जो मोबाइल नेटवर्क में टावरों के माध्यम से वायरलेस तरीके से इंटरनेट उपलब्ध कराती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से उपयोग हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क टावरों के माध्यम से, टावर देखे होंगे आपने, आपने टावर देखे होंगे अच्छे से, आपके शहर में कोई ना कोई टावर होगा दोस्तों, कोई ना कोई कंपनी का, तो आपने देखा होगा। तो ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसी किस प्रकार की कनेक्टिविटी होती है जो ऐसे होता है, डीएसएल की होती है, फाइबर की होती है, 4G 5G मोबाइल डाटा की होती है, या लैंड लाइन की होती है। अगर आपने टावर देखे मोबाइल टावर और उनसे पता है कि भाई कौन सा नेटवर्क आता है, 3G 4G आता है, फाइबर आता है, डीएसएल आता है, लेजर आता है, तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। भैया आपने टावर तो देखे ना घर पे, मतलब घर पे, घर के बगल में देखे होंगे, थोड़ी बहुत दूर देखे होंगे, आपकी सिटी में देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने मोबाइल टावर देखा होगा। ऐसे ऐसे शेप का रहता है, देखो ऐसे ऐसे शेप रहता है, बड़ा सा है ना, काफी बड़ा, जिसमें ऐसे ये रहेगा, ऐसे कैसे, फिर ऐसे मोबाइल टाइप, मतलब ऐसे मान लो एक तरीके से डिजाइनिंग शेप। ओके दोस्तों, ये होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 4G 5G मोबाइल डाटा के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, 4G 5G मोबाइल डाटा के लिए टावर का यूज होता है, जो आप खुद फोन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, ये मान लो इंपॉर्टेंट लगा लो इस तरीके से, क्योंकि मेलिंग से एक सवाल आता है, मेल से, ईमेल से, और ईमेल से एक सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सवाल पूछ रहा है, यदि किसी ईमेल में बड़ी संख्या में लोगों को एक ही संदेश भेजना है लेकिन उनकी ईमेल आईडी एक दूसरे को दिखाई ना दे, तो किस फील्ड का उपयोग किया जाता है। यदि ईमेल में बड़ी संख्या में लोगों को एक ही संदेश भेजना है लेकिन उनकी ईमेल आईडी एक दूसरे को ना दिखाई दे, तो किस फील्ड का उपयोग करेंगे। मतलब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो और आप चाहते हो कि आईडी ना दिखे, ठीक है, तो उसके लिए हम किस फील्ड का यूज करेंगे, टू का करेंगे भाई, सीसी का करेंगे, ड्राफ्ट का करेंगे, या बीसीसी का करेंगे। भाई अगर आपने ईमेल भेजा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या ऑप्शन होगा। पांचवें में बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्या जवाब होगा, देखते हैं तैयारी कैसी है आपकी। तो क्वेश्चन का लेंथ बड़ा देख के घबराना नहीं है दोस्तों, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन की लेंथ देख करके सोचते हैं कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो कैसे पढ़ूंगा मैं, जोर आता है उनको पढ़ने में। तो मैं चाहता हूं कि भाई क्वेश्चन पढ़ना आराम से, क्वेश्चन इजी होते हैं वैसे, अगर आप समझ जाते हो तो मजा आ जाएगा फिर तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप टू का उपयोग करते हैं तो टू में तो एक तरीके से जानकारी भरी जाती है, किसको मेल भेजना है, ठीक है, वो जानकारी भरेंगे। सीसी में क्या होता है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी होता है। ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मतलब एक से दो आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है कि बोल दिया जाए कि सीसी का पूरा नाम क्या है, कार्बन कॉपी है, ठीक है। और बीसीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकता, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, दिखाई ना दे, ब्लाइंड, तो यहाँ पे आएगा बीसीसी ऑप्शन, ठीक है। बीसीसी के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम आईडी एक दूसरे को दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और सीसी के द्वारा भी हम भेज सकते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को डाटा भेज सकते हैं, बट इसमें आईडी दिखाई देती है, मतलब इसमें तो दिखाई देती है आईडी, और इसमें दोस्तों नहीं दिखाई देती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेल के बारे में देख लेते हैं। ईमेल का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो
मैं थोड़ा सा ईमेल के बारे में बता देता हूँ, हल्का सा आपको याद रहना चाहिए। ईमेल, ईमेल का पूरा नाम पूछे आपसे तो क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। लिख लेना, मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको जो आपको याद रखनी। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि ईमेल का साइज क्या होता है, मतलब अधिकतम साइज क्या होता है ईमेल का। साइज अधिकतम मतलब अधिकतम कितने एमबी तक का आप फाइल भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा? 25 एमबी तक का। कितना दोस्तों? 25 एमबी तक का भेज सकते हैं। क्लियर तक का। भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है दोस्तों, भेजने का प्रोटोकॉल, ये भी पूछ लिया जाता है ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल कौन सा है। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब कोई नियम कौन सा है, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है। कौन सा है दोस्तों? एसएमटीपी। मैं काफी क्लास में आपको एसएमटीपी की फुल फॉर्म बता चुका हूं। अगर आपको एसएमटीपी की फुल फॉर्म आती है तो जल्दी से बताइए मुझे दोस्तों। एसएमटीपी की जो फुल फॉर्म होगी ना, वो होगी सिंपल मेल ट्रांसफर ओके प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो ईमेल है ना, वो क्या काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के काम आता है। संदेश भेजने है ना, वह प्राप्त करने के काम आता है। क्लियर यहाँ तक का। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कोई ऑडियो फाइल भी भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, कोई फोटो भी भेज सकते हैं, कोई वीडियो भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन साइज कितना होना चाहिए उसका? 25 एमबी तक ही भेज सकते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ईमेल के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है, हो सकता है यहां से ही क्वेश्चन बन जाए आपका, उम्मीद तो हमारी ये है। ओके, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपकी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? तो भाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर ये चाहते हो कि पूरी क्लास मतलब एक तरीके से पूरे पर्सन आपको सही हो जाए आपके, तो आपको मेरी पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। किसी भी एक क्लास के भरोसे आप ये मत करना कि सर हमने कहा आपकी क्लास देखी थी एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। एक क्लास के भरोसे नहीं बैठना, आपको सारी क्लास देखनी है। ठीक है, तब जाके आपको मतलब एक तरीके से मजा आएगा। ठीक है, आप ये चाहते हो कि मैं तो एक रात पढ़ाई करके एक क्लास देख लेता हूं और उससे सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, क्या करा रहा हूं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं सारे, ये मान लो आप तो। ठीक है, तो छठा प्रश्न ये है दोस्तों, किस परिस्थिति में डिजिटल सिग्नेचर को ई डॉक्यूमेंट में अनिवार्य माना जाता है? किस परिस्थिति में डिजिटल सिग्नेचर को ई डॉक्यूमेंट में अनिवार्य माना जाता है? भाई डिजिटल सिग्नेचर मतलब आप ऑनलाइन जो सिग्नेचर करते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है पर्सनल मैसेज में, गवर्नमेंट टेंडर सबमिशन में, या व्हाट्सएप चैट में, या ऑफलाइन एप्लीकेशन में। भाई व्हाट्सएप चैट में तो आप क्या ही साइन करोगे, वहाँ तो चैटिंग ही करते हैं अपन। ऑफलाइन एप्लीकेशन में तो आप डायरेक्टली फिजिकली करते हैं, जैसे मान लो कोई भी सिग्नेचर करना है तो आप डायरेक्टली कर देते हैं, है ना, तो ये फिजिकली होता है ऑफलाइन में तो। ठीक है, तो ये क्या पूछा? डिजिटली मतलब एक तरीके से ऑनलाइन सिग्नेचर। कौन सा सिग्नेचर दोस्तों? ऑनलाइन सिग्नेचर। ऐसा सिग्नेचर जो ऑनलाइन करते हैं आप उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसा सिग्नेचर जो ऑनलाइन करते हैं आप, ठीक है, डायरेक्टली किसी स्क्रीन पे आप कर देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे टैप करके साइन कर दिया आपने, वो एक तरह से डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, पर्सनल मैसेज में नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट टेंडर सबमिशन में आप करोगे दोस्तों। ठीक है, सरकारी सेवाओं में आप इन चीजों का कर सकते हो, सीधी सी बात ये है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, व्हाट्सएप चैट पे भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक का। तो किस परिस्थिति में कर सकते हैं? जब आप गवर्नमेंट का कोई टेंडर सबमिशन कर रहे हैं तब कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, गूगल ड्राइव पर अपलोड की गई किसी फाइल को यदि एनीवन विद द लिंक कैन एडिट पर सेट किया जाए तो संभावित जोखिम क्या है? बताइए दोस्तों। अब पहली बात तो ये समझो गूगल ड्राइव होता क्या है। क्या होता है गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव GOOGLE, गूगल ड्राइव BRIVE। क्या होता है गूगल ड्राइव भाई? ये डी है। ओके, गूगल ड्राइव क्या होता है? आपके फोन में, सभी के फोन में गूगल ड्राइव होगा, और गूगल ड्राइव पे हम 15 जीबी तक, कितने जीबी तक दोस्तों? 15 जीबी तक हम कोई फोटो, वीडियो, मूवी वगैरह डाल सकते हैं। कितने जीबी तक? 15 जीबी तक ये फ्री रहता है। आपके फोन में सभी में होगा गूगल ड्राइव, तो ये 15 जीबी तक फ्री रहता है। अगर आप मान लो 15 जीबी से ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको परचेज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, 1 जीबी 2 जीबी एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गूगल ड्राइव मतलब होता है कि आप ऑनलाइन कोई चीज स्टोर करना चाहते हैं। क्या दोस्तों? ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं, और ये गूगल के द्वारा 15 जीबी तक प्रत्येक ईमेल आईडी पे फ्री रहता है, मान लो। ठीक है, तो सवाल ये भी आ सकता है गूगल ड्राइव कितने जीबी तक फ्री रहता है? तो 15 जीबी तक। ठीक है, इसके ज्यादा परचेज करना पड़ता है। अब ये बोल रहा है एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। ओके, मतलब कोई भी इसको एडिट कर सकता है। क्या? कोई भी एडिट कर सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा एनीवन में
मॉडिफाई और डिलीट कंटेंट, मतलब कोई भी उसको एडिट कर सकता है फिर, और कोई भी उसको डिलीट कर सकता है फिर, ठीक है। गूगल ड्राइव क्या होता है पता लग गया है दोस्तों आपको, एक ड्राइव होती है जहां पे आप ऑनलाइन फाइल एक तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 15 GB तक आपने किया भी होगा, आपके सभी के फोन में रहता है, ठीक है। गूगल ड्राइव ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार सभी के पास शेयर कर देना इस क्लास को, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। बड़ा मस्त क्वेश्चन है 8वां, देखिए ध्यान से। MS वर्ड में यदि किसी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स का उपयोग करके एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो तो किस फीचर का उपयोग करेंगे आप, बताइए दोस्तों। MS वर्ड में यदि किसी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स का उपयोग करके एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना हो तो किस फीचर का उपयोग करेंगे आप, मेल मर्ज का, स्टाइल्स का, माक्रोस का या स्मार्ट आर्ट का, बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे आप। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्टाइल्स का उपयोग, किसका दोस्तों, स्टाइल्स का आप उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है हमारा, MS एक्सेल में यदि उपयोगकर्ता को सैकड़ों रिकॉर्ड में से केवल वे डेटा देखने हैं जो किसी निश्चित कंडीशन जैसे कि प्राइस 5000 से को पूरा, प्राइस छोटा है 5000 से को पूरा करते हो तो कौन सा फीचर उपयोग होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे समझो आप, जैसे मान लो आपको एक डाटा दे रखा है और डाटा में आपको उन चीजों को देखना है जिन चीजों की जो प्राइस है 5000 से कम है, 5000 से कम है, ऐसी चीजों को देखना है, ठीक है। जिनकी प्राइस 5000 से कम है उन चीजों को देखना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, सॉर्टिंग का करेंगे, डाटा वैलिडेशन का करेंगे, फिल्टरिंग का करेंगे या फ्रीज पैन का करेंगे। दोस्तों बात करें सॉर्टिंग क्या काम आता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे A to Z में करना है आपको, है ना, या फिर Z to A में लिखना है, ठीक है। मतलब कोई नाम सीरीज है जिसको A से Z तक लिख दिया आपने, Z to A कर दिया, ठीक है, तो वो कर सकते हैं सॉर्टिंग में, तो ठीक है। जिसे हम बोलेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। और सीधी समझाऊं तो मैं आरोही अवरोही क्रम जानते होंगे आप, आरोही क्रम अवरोही क्रम, है ना, वो एक तरीके से हो गया। डाटा वैलिडेशन में होता है कि डाटा को लिखने पर प्रतिबंध लगाना, जैसे मान लो आप डाटा वैलिडेशन में बोल सकते हो कि भाई ये जो सेल है ना, मेरे पास 2-3 सेल हैं, इनके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, टेक्स्ट आनी चाहिए, या फिर इनमें 10 से कम नंबर आनी चाहिए, है ना, तो डाटा का वैलिडेशन कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ होगा दोस्तों फिल्टरिंग, डाटा को फिल्टर कर सकते हो आप, ठीक है, और फिल्टर करके आप मतलब फिल्टर उपयोग करके आप बोल दोगे उसमें, मतलब टिक कर दोगे कि भाई 5000 से कम है ना, वही दिखाई देनी चाहिए, तो दिखेंगे फिर आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, फिल्टरिंग करेंगे। ओके, फ्रीज पैन में क्या होता है भाई, फ्रीज पैन में एक तरीके से रो और कॉलम को स्थिर किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, स्थिर किया जाता है। क्लियर यहां तक का, रो और कॉलम को स्थिर किया जाता है एक तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे स्थिर क्या होता है, स्थिर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन में मूल अंतर क्या है। ध्यान रखना दोस्तों, स्लाइड की बात की जा रही है यहाँ पे। एक बात बताऊँ आपको, देखो ये स्लाइड से याद आया मुझे, सवाल ये आ सकता है ऐसे, देख एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान देना, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके तो एक मजा आएगा क्वेश्चन में। देखिएगा आपके क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे ए दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया MS वर्ड, क्या दे दिया भाई, MS वर्ड दे दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके बता रहा हूँ मैं। बी ऑप्शन दे दिया मैंने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे दिया MS एक्सेल, क्या दे दिया दोस्तों, MS एक्सेल दे दिया। सी ऑप्शन दे दिया दोस्तों आपको MS पावर पॉइंट। अगर आप मतलब अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ना RCET की क्लास आपके लिए बहुत मस्त क्लास रहने वाली है आज की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन दिए ये, और साथ में मैंने यहाँ पे दे दिया 1 नंबर में दे दिया मैंने दोस्तों स्प्रेडशीट, क्या दे दिया, स्प्रेडशीट। एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, ये मान लो। दूसरा दे दिया मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट, क्या दे दिया भाई, डॉक्यूमेंट दे दिया। ओके, डॉक्यूमेंट है ना, ओके। और तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे दे दिया मैंने एक तरीके से पावर पॉइंट स्प्रेडशीट। यहाँ पे आ सकता है, देखो 2 चीजें आ सकती हैं, प्रेजेंटेशन भी लिखा सकता है, प्रेजेंटेशन, ओके, या फिर लिखा सकता है दोस्तों स्लाइड्स, क्या लिखा जाएगा, स्लाइड लिखा सकता है। तो अब आपको ये मिलान करना है एक तरीके से, भाई किसका एक तरीके से क्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ठीक है,
तो इसमें देखो अब ऐसे मिलाना पड़ेगा आपको। एमएस वर्ड का संबंध किससे होता है भाई? डॉक्यूमेंट से होता है, ठीक है। एमएस वर्ड का संबंध किससे है भाई? डॉक्यूमेंट से है। तो डॉक्यूमेंट में मैंने ऐसे का स्टिक लगा दिया कि डॉक्यूमेंट से संबंध है। एमएस एक्सेल किससे संबंध है भाई? स्प्रेड शीट से। और यहाँ पे पावर पॉइंट का संबंध किससे? प्रेजेंटेशन से। तो आपको जो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा ना वो ऐसे करना पड़ेगा, जैसे ए, बी और सी, ये ऐसे ऑप्शन आएंगे। ए में क्या आने वाला है भाई? ए में क्या आएगा? ए में आएगा दोस्तों सेकंड नंबर का ऑप्शन, मतलब ए के सेकंड, फिर यहाँ पे आएगा कॉमा। बी में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन अगर किससे मिला हुआ है? स्प्रेडशीट एक नंबर में है ना यहाँ पे, तो बी के साथ क्या आ जाएगा? एक। और सी में क्या आ जाएगा दोस्तों? पावर पॉइंट थर्ड नंबर का। तो ऐसे आपको कोई ऑप्शन दिखे उसको टिक करना पड़ेगा फिर आपको कि भाई ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले में क्या आ रहा है? सेकंड, दूसरे में बी में आई आ रहा है ऐसे कैसे, ठीक है, और तीसरे में क्या आ रहा है? सी में थर्ड आ रहा है ऐसे। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो ये संबंध बता रहा है कि एमएस वर्ड का संबंध डॉक्यूमेंट से है, एमएस एक्सेल का संबंध स्प्रेडशीट से है, और पावर पॉइंट का संबंध किससे है दोस्तों? प्रेजेंटेशन या स्लाइड से है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन में मूल अंतर क्या है? क्या अंतर है भाई? मूल अंतर स्लाइड ट्रांजिशंस में और स्लाइड एनिमेशन में मूल अंतर क्या है भाई? बताइए। ट्रांजिशन स्लाइड टू स्लाइड मूवमेंट में, एनिमेशन ऑब्जेक्ट मूवमेंट में। ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट एनिमेशन में, एनिमेशन स्लाइड चेंज में। बोथ आर सेम, एनिमेशन ओनली फॉर बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है। देखो स्लाइड होती है एक स्लाइड मतलब एक पेज मान लो एक तरीके जिसके ऊपर आप काम करते हैं, आपने देखी होगी स्लाइड्स काफी। इसके अंदर मैंने कोई भी लिखा, जैसे ABC लिख दिया, या कोई टेक्स्ट मैंने बना दिया, या फिर ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को जो मूवमेंट कराता है ना भाई, ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को जो मूवमेंट कराता है, क्या कराता है दोस्तों? मूवमेंट कराता है, वो कराता है दोस्तों एनिमेशन। क्या कराता है दोस्तों? एनिमेशन कराता है टेक्स्ट को मूवमेंट, मतलब इधर उधर करना टेक्स्ट को, है ना, हिलाना एक तरीके से, वो कौन कराएगा? ट्रांजिशन कराता है, सॉरी एनिमेशन कराता है। क्लियर यहाँ तक का। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन की बात की जाए, ट्रांजिशन कौन कराएगा भाई? जैसे मान लो आपके पास में एक स्लाइड ये रही और एक स्लाइड ये रही, दो स्लाइड है, दोनों स्लाइडों की जो बदलती है ना स्लाइड, जैसे इस स्लाइड से मुझे इस स्लाइड में जाना है, तो जाने के बाद बीच में जो एक तरीके से जो भी प्रभाव आपको दिखाई देता है, जो भी इफेक्ट आपको दिखाई देता है, वो होता है दोस्तों ट्रांजिशन। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रांजिशन कहलाता है। मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के बीच में जो इफेक्ट दिखाई देता है, जो डिजाइनिंग आपको दिखाई देती है, जो मूवमेंट आपको दिखाई देता है, वो कहलाता है ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन एक ही स्लाइड के अंदर जो चीजें रन हो रही है, मूवमेंट कर रही है, वो कहलाती है दोस्तों एनिमेटेड, है ना, तो मतलब एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्रांजिशन होता है ना, वो स्लाइड टू स्लाइड मूवमेंट करता है, ठीक है। लेकिन एनिमेशन क्या करता है? ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूवमेंट करा सकता है। ऑब्जेक्ट भी आ सकता है दोस्तों यहाँ पे, और टेक्स्ट भी लिखा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ए ऑप्शन इज राइट। तो अब मुझे बताइए कि मैंने 10 प्रश्न करा दिए इस क्लास में अभी तक, और भी हैं अभी तो, लेकिन 10 प्रश्नों में मजा किस किस को आया देखने में, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ में किस किस को आया एक तरीके से, ये बताओ मुझे। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो मुझे जरूर बताना आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 11वां यहाँ पे। ये ध्यान रखना दोस्तों, में जो लिखा है हल्का सा देख लेना आप अच्छे से, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए, ठीक है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है? बताइए दोस्तों, क्या उद्देश्य होता है फिशिंग का भाई? तो पहला ऑप्शन आ रहा है इंक्रीजिंग कंप्यूटर स्पीड, स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय फेक ईमेल्स एंड वेबसाइट, या फिर ईमेल रिव्यूइंग मेलवेयर, या इंप्रूविंग इंटरनेट स्पीड। चार ऑप्शन मैंने पढ़ दिए दोस्तों, और बताइए मुझे फिशिंग क्या होता है। फिशिंग एक तरीके से अटैक होता है, मतलब एक तरीके से अटैक होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? आपको एक लिंक मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लिंक मिलता है, और लिंक पे क्लिक करते हैं आप, तो आपकी कोई जानकारी लेते हैं, मतलब आपकी संवेदनशील जानकारी, जैसे बैंक अकाउंट की जानकारी दे दी आपकी, है ना, पासवर्ड पूछ लिया आपसे, OTP पूछ लिया आपसे, तो वो सब चीजें एक तरीके से जानकारी चुराना, मतलब किसी के द्वारा लिंक पे आप क्लिक करते हो और वहां पे आप संवेदनशील जानकारी कोई चुराता है, तो वो कहलाती है दोस्तों फिशिंग अटैक, ठीक है। और ज्यादातर ये मेल में होती है, जैसे कोई आपको ऐसी मेल आ गई, वहां पे आप क्लिक करते हो, वहां पे फिर आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप इतने रुपए जीत जाओगे, बस ये डिटेल भर दीजिए, तो वो एक तरीके से फिशिंग अटैक होता है, ओके। तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए वैसे, ठीक है, और बड़े ध्यान से चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा भाई वो होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे, ऑप्शन होगा दोस्तों स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आएगा वया एक तरीके से फेक ईमेल एंड वेबसाइट, मतलब ईमेल के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस को समझ में आ गया है यहाँ पे कि बी ऑप्शन ही होगा? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ओके। क्लास तो अच्छी लग रही होगी आपको,
लेकिन इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर जरूर करना है जो एक तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आप सभी शेयर करो सभी बच्चों के पास में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की और 12वां प्रश्न है हमारा HTTPS में एस का अर्थ क्या है। ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी एग्जाम हो, ठीक है, सभी के अंदर ऐसा प्रश्न आ ही जाता है आपको, ठीक है। और ये RSCIT में काफी बार रिपीट हुआ है ऐसा प्रश्न, ये मान लो आप, ठीक है, मतलब हर 2 या 3 एग्जाम के बाद में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। या तो आपसे पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म्स, या पूछा जाएगा इसमें एस का मतलब क्या है, ये चीज पूछी जाती है इसमें। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ओके, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कॉल, ओके, इसकी फुल फॉर्म है ये। अब यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, एस और लग रहा है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है दोस्तों, SECURE, सिक्योर। तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सुरक्षित, एक तरीके से सुरक्षित करना। यहाँ पे 2 वेबसाइट होती है, एक होती है HTTP और एक होती है HTTPS, है ना। तो दोनों में फर्क बस एस का ही है, ठीक है। तो अगर एस है तो मतलब सुरक्षित वेबसाइट है, और ये थोड़ी असुरक्षित रहती है। तो यहाँ पे आएगा सिक्योर। क्या आएगा दोस्तों, सिक्योर आएगा, ए ऑप्शन इज राइट, सिक्योर आएगा इसमें। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। यदि किसी वेबसाइट पर पैडलॉक, ऐसे कुछ लॉक का सिंबल आपको नजर आता है, तो आइकन दिखाई देता है, तो इसका अर्थ क्या होता है। जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हो और ऐसा आइकन आपको दिखाई देता है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि वेबसाइट इज ब्लॉक्ड, वेबसाइट यूज इनक्रिप्टेड कनेक्शंस, वेबसाइट कंटेंट्स वायरस, या वेबसाइट इज डाउन। बताइए दोस्तों आप क्या समझते हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सीधी सी बात है, आप गूगल पे गए, कोई वेबसाइट आपने सर्च करी और उस वेबसाइट में ऐसा आइकन आपको दिखाई देता है लॉक का सा, तो आप क्या समझते हैं, उसे पैडलॉक बोलते हैं, लॉक बोलते हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं भाई, जल्दी बताइएगा क्या समझते हैं आप इससे। तो इसका मतलब होता है कि वेबसाइट यूज इनक्रिप्टेड कनेक्शंस, ठीक है, कि भाई वेबसाइट एक तरीके से कनेक्शंस पर क्या रखा है, प्रतिबंध कर रखा है एक तरीके से ना, मतलब वेबसाइट यूजेज इनक्रिप्टेड कनेक्शंस। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, NIC द्वारा तैयार किया गया वेब पोर्टल जो राजस्थान में अधिकांश सरकारी सेवाओं को सिंगल लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराता है, वह कौन सा है। देखो, NIC द्वारा तैयार किया गया वेब पोर्टल जो राजस्थान में अधिकांश सरकारी सेवाओं को सिंगल लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराता है, कौन सा है। भामाशाह है, ई-मित्रा है, जनाधार है, या SSO है आपका। और यहाँ पे SSO फुल फॉर्म क्या है, सिंगल साइन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों अधिकांश सरकारी सेवाओं को सिंगल लॉगिन के लिए। तो जब भी सिंगल लॉगिन आ जाए ऐसा आपके पास में, तो वो क्या होगा आंसर दोस्तों, SSO हो गया। और SSO का पूरा नाम क्या है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि SSO का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। ओके, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, किस किस का सही है भाई, और ऐसे कौन से सक्सेस जिनके 14 में से 14% सही हो चुके हैं, ठीक है, बताइए जल्दी से मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, फास्टैग किस तकनीक पर आधारित है। फास्टैग किस तकनीक पर आधारित है, जल्दी से बताइए मुझे। फास्टैग क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों, टोल टैक्स याद आ गया होगा आपको, क्या, टोल टैक्स। ओके, यहाँ पे जब भी आप जाते हैं तो ये फास्टैग जरूरी होता है आपका, ठीक है। तो ये किस तकनीक पर आधारित है, सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी बुक में भी है। ओके, और वैसे सारे प्रश्न आपकी बुक से लिए, मैंने बुक से ही बनाए दोस्तों, मान लो आप, तो ठीक है, मान लो क्या बनाए हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि भाई फास्टैग किस तकनीक पर आधारित है, अगर आपको आता है तो जल्दी से आप मुझे बताइए। तो फास्टैग जो आधारित है दोस्तों, वो है दोस्तों RFID पे। किस पे दोस्तों, RFID पे। क्लियर यहाँ तक का, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, कि जब कोई उपयोगकर्ता, मतलब जो कोई यूज करने वाला इंटरनेट बैंकिंग करते समय 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सक्षम करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए दोस्तों। फास्टर लॉगिन के लिए, ऑटो लॉगआउट के लिए, डबल सिक्योरिटी यूजिंग पासवर्ड प्लस OTP, प्रिंटिंग ऑनलाइन रिसिप्ट। दोस्तों आपने व्हाट्सएप चलाया हो, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप के अलावा आपने जैसे कि
हम बात करें ईमेल आईडी हो गई आपकी, इन सभी पे आपने 2FA कर रखा होगा। क्या दोस्तों, 2FA कर रखा होगा। तो ये पूछ रहा है कि 2FA क्यों किया आपने, क्या जरूरत पड़ गई आपको 2FA करने की, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको, क्यों किया, एक तरीके से आपने, क्या उद्देश्य था आपका। तो बताइए दोस्तों, आपका क्या उद्देश्य होता है उसके लिए। आप फास्ट लॉगिन करना चाहते हो इसलिए, ऑटो लॉग आउट करना चाहते हो इसलिए, या प्रिंटिंग ऑनलाइन रिसिप्ट करना चाहते हो इसलिए, नहीं दोस्तों, आपको इसलिए पड़ गई कि आपको डबल सिक्योरिटी प्रदान करता है ये, कि आपको जैसे मान लो इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जैसे मान लो आपकी ईमेल आईडी है, क्या है दोस्तों, आपकी ईमेल आईडी है, और मान लो ईमेल आईडी के आपके पासवर्ड लीक हो जाते हैं या कोई देख लेता है, तो अगर आपका 2FA है ना, तो फिर वो सिर्फ ईमेल आईडी से और पासवर्ड से ईमेल आईडी नहीं खोल सकता, उसके लिए फिर आपको OTP भी चाहिए होता है सामने वाले को, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होती है कि भाई पासवर्ड चाहिए, साथ में क्या चाहिए आपको, OTP चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है विंडोज 11 में किसी भी इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को पूरी तरीके से हटाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है ताकि उसकी सभी फाइल्स, रजिस्ट्री, एंट्री भी डिलीट हो जाए। बहुत मस्त प्रश्न है विंडोज 11 का ये, कि विंडोज 11 में किसी भी इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को पूरी तरह हटाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है ताकि उसकी सभी फाइल्स व रजिस्ट्री भी, एंट्री भी डिलीट हो जाए। मतलब सीधी सी बात है, आपने कोई मान लो एप्लीकेशन डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये एकदम परमानेंट डिलीट हो जाए, कि इसकी जो भी फाइल बनाई ना इससे मैंने, वो भी सारी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, और मतलब एक पूरी तरीके से आउट हो जाए ये कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्लीट तरीके से आउट हो जाए, इसकी कोई भी याद ना बचे आपके पास में, ये समझो। तो पहला ऑप्शन आ रहा है डिलीट फ्रॉम डेस्कटॉप, मूव टू रिसाइकल बिन, अनइंस्टॉल फ्रॉम कंट्रोल पैनल, सेटिंग, और फ्रॉम सी ड्राइव। बताइए दोस्तों, फॉर्मेट सी ड्राइव। दोस्तों फॉर्मेट सी ड्राइव मतलब आप तो किसी ऐप को थोड़ी करोगे, फिर तो पूरा ही डाटा डिलीट कर दोगे इसमें, तो ये तो आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कर दिया तो मान लो पूरा आपका तो विंडो भी उड़ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो ये नहीं करनी दोस्तों। डिलीट फ्रॉम डेस्कटॉप पे तो आपके शॉर्टकट्स दिखते हैं, तो वो डिलीट तो हो जाएगी वहां से, लेकिन अंदर तो रहेगी ना भाई। डेस्कटॉप क्या रहता है, डेस्कटॉप तो ये रहता है जैसे ये आपका मॉनिटर है और ये जो स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, यहाँ से आपने हटाई तो अंदर तो रहेगी ना, बार बार से जाएगी, मतलब कुछ यादें ऐसी होती है जो बार बार से चल जाती है अंदर की, फिर यादें रहेंगी आपकी, ठीक है। ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई आप पूरी तरीके से उसको हटाना चाहते हो, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम डेस्कटॉप मतलब बार बार से डिलीट कर दिया, अंदर तो फ्री बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मूव टू रिसाइकल बिन, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल फ्रॉम कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग। तो भाई क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, कंट्रोल पैनल में, मतलब सेटिंग में जाओगे आप, सेटिंग में आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल, और वहां पे जाके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा डायरेक्टली जाकर के, मतलब अंदर से जाकर के उसको हटाना पड़ेगा आपको। जब अंदर से हटाओगे तब वो हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा भाई, क्या आएगा बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है और किस किस को क्लास मस्त लग रही है, जल्दी से बताइए मुझे। यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, ठीक है, बार बार से नहीं हटाना, अंदर से भी हटाना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ 17वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, 18वां प्रश्न क्या है, किस स्थिति में कंप्यूटर का सेफ मोड उपयोग किया जाता है। किस स्थिति में कंप्यूटर का सेफ मोड उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन गेमिंग में, दूसरा नॉर्मल शटडाउन में, तीसरा इंप्रूविंग ग्राफिक्स में, या सॉल्विंग सिस्टम इश्यू बाय लोडिंग ओनली एक्सटर्नल ड्राइव्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों आप कंप्यूटर को सेफ मोड कब उपयोग करेंगे उसका, जब आपको सॉल्विंग सिस्टम इश्यू बाय लोडिंग ओनली एक्सटर्नल ड्राइव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा इसमें, कि जब आपका कोई सॉल्विंग सिस्टम इश्यू, मतलब कोई सिस्टम इश्यू को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सिस्टम मतलब सेफ मोड आप उपयोग करेंगे इस कंप्यूटर का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। यदि किसी मोबाइल में जीपीएस बंद है तो गूगल मैप किस माध्यम से अप्रोक्सीमेट लोकेशन दिखा सकता है। बताइए दोस्तों, आपके पास मोबाइल भी है और आपने गूगल मैप का उपयोग भी किया होगा। अगर मान लो मोबाइल का जीपीएस बंद है तो गूगल मैप किस माध्यम से अप्रोक्सीमेट लोकेशन दिखा सकता है। पहला ऑप्शन मोबाइल डाटा टावर्स, सेल आईडी या वाईफाई सिग्नल के द्वारा, एयरप्लेन मोड के, ऑफलाइन मोड, या फिर नो लोकेशन पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं है फिर तो। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, आप सभी के पास गूगल मैप भी होगा, आपने यूज भी किया होगा, तो ये सिस्टम आपने कभी यूज किया है कैसा, बताइए, पूछते हैं आपसे हम। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा
मोबाइल डाटा टावर्स। क्या आएगा दोस्तों? मोबाइल डाटा टावर्स, सेल आईडी एंड वाईफाई सिग्नल के द्वारा कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर जीपीएस बंद है तो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें सवाल की ओर। क्लास कैसी लग रही है भाई? अगर आपको मजा आ रहा है क्लास में, अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे, ठीक है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग चार्ट किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? टू मेक वेबसाइट कलरफुल, टू टेम्परेली स्टोर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स बिफोर चेकआउट, टू सेंड ईमेल्स, या टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 20वीं में? आप पढ़िए ध्यान से एक बार, 4 ऑप्शन देखिए आप और मुझे बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अगर शॉपिंग चार्ट किस उद्देश्य से किया जाता है तो वो टेम्परेरी स्टोर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स बिफोर चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। आपने भी किया होगा शॉपिंग चार्ट का उपयोग। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि बताया कि इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी, ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, फ्लिपकार्ट जो होती है, फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट जा सकते, अमेजन हो गया, ओके, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, है ना। तो ये एक तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स का मतलब सीधा सा है दोस्तों, खरीदना बेचना, ऑनलाइन खरीदना बेचना, ऑनलाइन खरीदना बेचना। अब आपको माइंड में आ गया होगा कि आपने कभी भी ऑनलाइन खरीदारी की होगी या ऑनलाइन कोई चीज बेचा होगा तो किस वेबसाइट पे बेचा होगा, वही कौन सी वेबसाइट है दोस्तों? ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑनलाइन खरीदना और बेचना ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आपने किस चीज से ऑनलाइन कभी शॉपिंग करी है, कभी ऑफलाइन शॉपिंग, तो वो सब चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 20% आपके ठीक हो गए होंगे, ठीक है। तो बताइए कितने हुए ठीक आपके? मुझे लगता है 20 हो गए होंगे, आपको कितना लगता है कितने सही हुए होंगे? ठीक है, मतलब क्लास एंड हो जाए ना तब एक एक चीज़ों गिनना आपकी कमेंट बॉक्स में जाके, मेरे 1 सही है, 2 सही है, ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां है, एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग किस लिए, एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग किस स्थिति में सबसे अधिक लाभदायक होता है? अब पहली बात तो मैंने बताया था आपको इसी क्लास के अंदर, फ्रीज पेन क्या होता है, एक तरीके से रो और कॉलम को स्थिर करना। स्थिर मतलब एक जगह वो चेंज ना हो, ऊपर नीचे ना हो, एक तरीके से रो और कॉलम है ना, रो और कॉलम की बात की जा रही है। कॉलम दिख गया होगा आपको, कॉलम, ठीक है। मतलब रो ऐसी होती है, ठीक है, और कॉलम कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक जगह स्थिर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, टू डिलीट रो, टू सॉर्ट डाटा, नहीं, दोनों ही नहीं होंगे भाई ये तो। वैन स्क्रोलिंग बिग सीट बट कीपिंग हेडर विजिबल, मतलब आप जब डाटा बड़ा हो तो आप जैसे ऊपर जा रहे हो तो जो हेडिंग है ना आपकी, जो हेडिंग है डाटा की, वो हेडिंग एक तरीके से स्थिर रहनी चाहिए, ठीक है। स्थिर रहेगी हेडिंग तो नीचे का डाटा जाता रहेगा, लेकिन वो हेडिंग रहती रहेगी ऐसे कैसे ऊपर, है ना। यहाँ पे आएगा जब स्क्रोलिंग कर रहे हो आप तो सीट, बिग सीट के ऊपर, तो बट कीपिंग हेडर विजिबल, मतलब आपका हेडर दिखाई देना चाहिए ऐसे कैसे, ठीक है, स्क्रोलिंग करते समय। तो सी ऑप्शन आएगा भाई यहाँ पे, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन आएगा, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। ऐसे कौन कौन से शख्स हैं जो बोर हो चुके हैं पूरी क्लास से, मजा नहीं आ रहा उनको, ठीक है। तो भाई मजा आए चाहे नहीं आए, लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत बेस्ट क्लास है। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, MS वर्ड में बड़े डॉक्यूमेंट में समान शब्द को सभी ऑकरेंस को एक साथ बदलने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? बताइए दोस्तों, पैराग्राफ स्पेसिंग का, रिप्लेस का, या फिर स्मार्ट आर्ट का, या पेज लेआउट का? देखिए दोस्तों, एक तरीके से ये बोल रहा है कि आप बड़े डॉक्यूमेंट में कोई समान शब्द है तो उसको बदलना चाहते हो आप, तो कौन सा उपयोग करेंगे यहाँ पे? बताइए दोस्तों, जैसे मान लो मैं बोलूँ एक डॉक्यूमेंट है आपके अंदर और डॉक्यूमेंट में बोलूँ जहाँ भी ए शब्द लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी जगह पे बी आ जाए लिखा सभी जगह पे, तो ऐसा किससे करेंगे दोस्तों? आप पैराग्राफ स्पेसिंग से करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे तो हो गए नहीं, इससे करेंगे कहाँ से, ठीक है। तो किससे करेंगे? रिप्लेस एंड कंट्रोल एच से, स्मार्ट आर्ट से भी नहीं करेंगे दोस्तों, इससे भी नहीं होगा। अब बचा क्या रहा है? पेज लेआउट और रिप्लेस। दोनों में से बता दो भाई, डी आएगा, बी आएगा, डी? भाई कौन कौन बी के पक्ष में और कौन कौन डी के पक्ष में, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। डी किस किस का है, बी किस किस का है? दोनों में से एक होगा, दो तो मैंने क्रॉस कर दी, अब 2 ही बच रहे। देखते हैं किस किस का कौन सा सही होता है। तो यहाँ पे डी भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा बच्चा दोस्तों? बी बच्चा। रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एच होती है। ध्यान रखना दोस्तों, कंट्रोल एच। कई बार आ जाता है कि रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एच होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी
समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, मजा आ रहा है क्लास में। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23वां कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? इंसर्ट वीडियो के लिए, अप्लाई यूनिफॉर्म लेआउट फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड, या फिर क्रिएट टेबल्स, या इंसर्ट शेप। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे अप्लाई यूनिफॉर्म लेआउट फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है यदि उपयोगकर्ता को मोबाइल में डेटा सुरक्षित रखना है ताकि क्लाउड साइन या फिर ऑटोमेटिक बैकअप दोनों संभव हो तो कौन सा अकाउंट आवश्यक होता है? ब्लूटूथ अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जीमेल ओनली, या गूगल एप्पल अकाउंट। बताइए दोस्तों यदि उपयोगकर्ता को मोबाइल में डेटा सुरक्षित रखना है ताकि क्लाउड और ऑटोमेटिक बैकअप दोनों संभव हो तो कौन सा अकाउंट आवश्यक होता है आपको? तो भाई अब आप चाहते हो कि आपका अकाउंट वापस बैकअप हो जाए, डाटा वापस बैकअप हो जाए आपका ऑटोमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ब्लूटूथ तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई। फेसबुक से कोई कौन करता है भाई डाटा बैकअप वापस से? नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जीमेल ओनली नहीं लगता, नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चॉइस में क्या होगा दोस्तों? डी होगा, गूगल या एप्पल अकाउंट। ठीक है, गूगल अकाउंट जैसे कि आपने कोई भी मेल आईडी बना दी, उसके ऊपर डाटा स्टोर हो जाता है 15 GB तक का, फ्री होता है भाई, 15 GB तक तो आप रिस्टोर कर सकते हैं वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा गूगल। ओके, गूगल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अब के 25वें प्रश्न की ओर। साइबर फ्रॉड में सिम स्वैप अटैक क्या होता है? साइबर फ्रॉड में सिम स्वैप अटैक क्या होता है? एग्जाम में चाहे आए ना या नहीं आए ये प्रश्न 25वां, लेकिन आपने पहली बार नाम किसके सुना है सिम स्वैप अटैक का? भाई क्या होता है ये? पहला ऑप्शन सिम क्लीनिंग का, सिम अनलॉकिंग का, सिम रिचार्ज फ्रॉड का, या सिम रिप्लेसमेंट बाई फ्रॉडस्टर टू रिसीव बैंकिंग OTP। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सिम रिप्लेसमेंट बाई फ्रॉडस्टर टू रिसीव बैंकिंग OTP। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, 25 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी की सभी, और क्लास का रिव्यू जरूर देना कैसी लगी क्लास आपको आज की ये। अब चलते हैं दोस्तों 26वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 26वां प्रश्न है ई-मित्रा सेवाओं का मुख्य लाभ क्या है? गेम्स डाउनलोड करना, प्रोवाइडिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज एट वन सेंटर, या फिर ओनली बैंकिंग, या फिर ओनली आधार अपडेट। दोस्तों ई-मित्रा सेवाएं क्या होती है? एक तरीके से 1000+ सेवाएं आपको एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, तो जिसमें आप यूज कर सकते हो उनका। तो यहाँ पे आएगा प्रोवाइडिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज एट वन सेंटर, मतलब ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे आप मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और जो ई-मित्रा का जो संबंध है ना किस राज्य से है भाई, सवाल आ जाता है कई बार कि ई-मित्रा है ना वो एक तरीके से किस राज्य से संबंधित है? ई-मित्रा किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। किससे भाई? राजस्थान से संबंध रखता है ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? मतलब किस राज्य का प्रमुख सेवा है? राजस्थान की है, ये मान लो आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। आधार ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है? आप सभी का आधार कार्ड भी होगा तो बनवाया होगा, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एक्यूरेट आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन में, टू प्ले गेम्स में, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड में, या फिर टू रिमूव डुप्लीकेट ओनली। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इसका उपयोग किस लिए होता है भाई? तो वो होता है दोस्तों एक्यूरेट आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन एकदम शुद्धता से हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। क्लियर है तक का? ओके, ए ऑप्शन आएगा भाई, सभी को पता होगा, सभी ने सही किया होगा, उम्मीद तो मुझे ये है। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? एक तरीके से ऐसी स्टोरेज जो इंटरनेट के द्वारा स्टोर किए, मतलब स्टोर करती है डाटा को, इंटरनेट से स्टोर करती है, ये मान लो। ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था मैंने क्लास के अंदर, अगर आपका ध्यान होगा तो आप बता पाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो एक सवाल में दे रहा हूं आपको, गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, DRIVE ड्राइव में हम फ्री, मतलब फ्री में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? फ्री में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं भाई? बताइए दोस्तों। 10 GB कर सकते हैं,
ए ऑप्शन 10 GB हो गया, बी ऑप्शन हो गया दोस्तों 15 GB, ठीक है। सी ऑप्शन मान लो आप यहाँ पे 100 GB, और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एक तरीके से 50 GB। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा। गूगल ड्राइव में हम डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं फ्री में, फ्री की बात की जा रही, ध्यान रखना है इसमें, ओके। जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव का सबसे बड़ा लाभ क्या है भाई, डाटा स्टोरेज ओनली इन मोबाइल, डाटा स्टोर ओनली इन मोबाइल नहीं, कहीं भी कर सकता है ये तो। एक्सेस डाटा एनी टाइम एनीवेयर वन एंड एनी डिवाइस ऑन एनी डिवाइस, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे डाटा को एनी टाइम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन भाई, क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है, बी ऑप्शन आएगा 28वें में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। 29वां है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है। सम इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है भाई। पहला ऑप्शन आ रहा है टू सम ऑल डाटा, टू सॉर्ट डाटा, टू काउंट वर्ड्स, या फिर टू सम डाटा बेस्ड ऑन कंडीशन। देखो जब भी किसी भी फॉर्मूले के आगे या पीछे एक तरीके से इफ लगा होता है तो कंडीशन के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। तो सम का जो फंक्शन होता है एक तरीके से, सम क्या काम आता है, जोड़ने का। किसका आता है दोस्त, जोड़ने का आता है, लेकिन इफ लगा हुआ है ना तो कंडीशन में जोड़ने का। किसमें दोस्तों, कंडीशन में जोड़ने का। तो यहाँ पे टू सम ऑल डाटा, तो ये तो सिर्फ सम का कर देगा भाई। टू सॉर्ट डाटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टू काउंट वर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो लैन का फॉर्मूला करता है। किसका दोस्तों, लैन का भी नहीं करेगा, वर्ड्स तो अलग होता है, ठीक है, सॉरी। टू सम डाटा बेस्ड ऑन कंडीशन, आ गया ना कंडीशन, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। टू सम डाटा बेस्ड ऑन कंडीशन किसका काम आएगा भाई, सम इफ का फॉर्मूला काम आएगा। क्लियर यहां तक का, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सम इफ फंक्शन काम आएगा इसमें, ओके। 29 भी हो गया पूरा। अब चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की साइबर थ्रेट में रैंसमवेयर उपयोगकर्ता की फाइल्स को इनक्रिप्ट करके अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। बताइए दोस्तों, स्पाईवेयर, वर्म, रैंसमवेयर या टॉर्जन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। किस प्रकार की साइबर थ्रेट में रैंसमवेयर उपयोगकर्ता की फाइल्स को इनक्रिप्ट करके अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। जल्दी से बताइए दोस्तों। आपने रैंसमवेयर पढ़ा हो तो आपको पता होगा दोस्तों, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा हो तो जल्दी से, ओके। दोस्तों ये होता है एक तरीके से किस प्रकार की साइबर थ्रेट में रैंसमवेयर उपयोगकर्ता की फाइल्स को इनक्रिप्ट करके अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। तो दोस्तों ये मांगता है एक तरीके से रैंसमवेयर, ओके, सी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। 5 और बचे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी क्लास पूरी होने वाली है। वैसे यदि उपयोगकर्ता YouTube पर किसी भी वीडियो को ऑफलाइन सेव करता है तो वो फाइल कहाँ स्टोर होती है। यदि उपयोगकर्ता YouTube पर किसी वीडियो को ऑफलाइन सेव करता है तो कहाँ स्टोर होती है, गैलरी में, लोकल इंटरनल ऐप स्टोरेज में, या SD कार्ड में, या डाउनलोड फोल्डर में। बताइए दोस्तों कहाँ होती है। तो वो होती है दोस्तों लोकल इंटरनल ऐप स्टोरेज में, ठीक है। बी भाई गैलरी में तो कैसे आ जाती, नहीं आती है, SD कार्ड में भी नहीं आती है, डाउनलोड फोल्डर में भी नहीं आती है, क्योंकि डाउनलोड नहीं होती, सेव होती है, ठीक है। और सेव कहाँ होती है, लोकल इंटरनल ऐप स्टोरेज में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, पावर पॉइंट में किस फीचर में स्लाइड पर मौजूद टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में मूवमेंट, फेड, जूम आदि इफेक्ट दिए जाते हैं। बताइए दोस्तों, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, स्मार्ट आर्ट या नोट्स। जल्दी बताइएगा दोस्तों। मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई तब एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही कि जब एक स्लाइड है आपके पास में और स्लाइड के अंदर कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाहते हो, उसके अंदर क्या करना चाहते हो, मूव मतलब इधर उधर हिलाना चाहते हैं उसको, इधर उधर मतलब एक तरीके से मूवमेंट कराना चाहते हैं उसका, तो उसके लिए आपको एनिमेशन काम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एनिमेशन काम आएगा। क्लास में स्टार्टिंग मैंने अच्छे से बताया था इस चीज के बारे में आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33 की तरफ। विंडोज 11 में टास्क मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। विंडोज 11 में टास्क मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टास्क मैनेजर की बात की जा रही भाई, किसके लिए किया जाता है, टू व्यू रनिंग प्रोसेस, परफॉर्म एंड टास्क। मतलब आप ये देखना चाहते हो कि जो आपका पीसी है या कंप्यूटर है उसके अंदर कौन कौन सा ऐप कैसे रनिंग कर रहा है, कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, वो आपको दिखाता है ये, ठीक है। मतलब आपका जो डिवाइस है ना, मतलब जो भी आपका कंप्यूटर, पीसी है, लैपटॉप है, उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपकी जो रनिंग प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है, जो भी ऐप की है वो कैसे चल रही है, ठीक है। और किसी एंड टास्क मतलब उसको बंद भी कर सकते हो वहां से आप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की तरफ। ये सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद में आज का अंतिम सवाल होने वाला है अपना, ठीक है। तो सेकंड लास्ट सवाल क्या है कि इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को यूनिकली पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को यूनिकली पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? फोल्डर का, डोमेन नेम का, फाइल नेम का, या फिर फाइल साइज, रैम साइज का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उपयोग, मतलब जवाब सही। तो अगर आप किसी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को यूनिकली पहचानने के लिए उपयोग करेंगे तो वो करेंगे दोस्तों डोमेन नेम का। किसका दोस्तों? डोमेन नेम का करेंगे। क्लियर है तक का? तो डोमेन नेम का उपयोग करेंगे, जैसे .com हो गया, ठीक है, .edu हो गया, ठीक है। .com होता है एक तरीके से व्यापार के लिए होता है दोस्तों, याद कर लेना। .edu होता है दोस्तों शिक्षा के लिए, ओके। क्लियर है तक का? एजुकेशन के लिए, ओके। और .gov हो गया एक तरीके से। .gov होता है दोस्तों सरकारी सेवाओं के लिए, एक तरीके से सरकारी संगठन आप बोल सकते हो, ठीक है। .org हो गया। org होता है दोस्तों गैर लाभकारी संगठन के लिए, गैर लाभकारी संगठन के लिए .org होता है। क्लियर है तक का? तो ये कुछ है दोस्तों, इनको याद कर लेना। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है कि .com डोमेन नेम किसका है, ठीक है, .edu किसका है, .gov किसका है, .org किसका है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इन चीजों को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या आज का अंतिम सवाल है वैसे, ओके। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में, मतलब जब ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करते हैं उसमें कैप्चा वेरिफिकेशन क्यों जरूरी होता है? बताइए दोस्तों। मैं बता दूं कैप्चा, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो, जैसे कि ऐसे होता है, जैसे कि कुछ अंक लिखे होते हैं, जैसे कि ये तो इसमें बॉक्स में भरने होते हैं आपको, नीचे एक बॉक्स होता है उसमें कुछ कैप्चा लिखे होते हैं, जैसे ऊपर भी हो सकता है, जैसे लिख दिया SP3, है ना, 4, 5, और वैसे कटे हुए रहते हैं थोड़े थोड़े ऐसे, ठीक है। फिर उनको देख करके ऐसे कैसे आप क्या करते हो, नीचे फिल करते हो SP3, 4, 5 ऐसे ऐसे सबमिट करके उसको डन करते हो आप, ठीक है। तो वो किसके लिए जरूरी होता है? वो जरूरी होता है कि आप ही होना, मतलब आपका ह्यूमन ही काम कर रहा है, कोई रोबोट वगैरह काम थोड़ी कर रहा है इसमें। मतलब आपकी जो वेबसाइट है, जो फॉर्म फिल कर रहा है, वो कोई रोबोट थोड़ी कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहा है ना। वो चीज आपको मतलब एक तरीके से इसलिए जरूरी होता है। तो यहाँ आएगा प्रिवेंट ऑटोमेटेड बूट्स। क्या आएगा दोस्तों? प्रिवेंट ऑटोमेटेड बूट्स। यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो दोस्तों 35% पूरे हो चुके हैं, और 35 में से आपकी कितने परसेंट सही हुए, मतलब 35% जो मैंने कराया है ना आपको आज, इस 35 में से आपकी कितने परसेंट सही हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के 35 में से 25 तक सही हुए हैं इस क्लास में 25% तक सही हो गए हैं, मैं मानूंगा उनकी कंडीशन गुड है। क्या कंडीशन है दोस्तों? गुड कंडीशन है, मतलब अच्छी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन तैयारी उनको और बेटर करनी चाहिए। जिनके 35 में से 25 क्वेश्चन सही हुए इस क्लास में, उनकी कंडीशन क्या है दोस्तों? गुड है, ठीक है। और जिनके 35 में से 20 से कम सही है, मैं कहूंगा उनसे कि उनको तैयारी और स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और चलते चलते क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक आपसे, ठीक है। चलते चलते एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे जो मैंने इसी क्लास में कराया था। तो मुझे बताइए दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें, ठीक है। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ईमेल का पूरा नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। देखते हैं कौन कौन लोग इसको बता पाएंगे, ठीक है, ओके। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। क्या दोस्तों? दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों, दौसा कंप्यूटर वाला। कौन सा है दोस्तों? दौसा कंप्यूटर वाला मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां जाइएगा, दौसा कंप्यूटर वाला नाम से, है ना। और जो भी आपको डाउट है, अपना डाउट आप लिखना कमेंट, मतलब मैसेज में, मैं चेक कर लूंगा जल्दी और मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बढ़िया लगी होगी और अपने दोस्तों के पास आपने क्लास को शेयर भी किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू लिख देता हूं मैं, थैंक यू। तो चलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास क्रिएट करने के लिए, लेकिन तब तक आप इस क्लास को पूरा देखो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि सभी के एग्जाम है तो सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों, बाय।